डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में मैं रेस्पिरेशन प्लांट्स का एक इंट्रोडक्शन और उसकी एक हेडिंग डू प्लांट्स ब्रीथ। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बस रेस्पिरेशन प्लांट्स बचा हुआ है। और मैं ये वीडियो नोट्स पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम बचा हुआ है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी कम टाइम में सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन के बिटवीन से चीज़ें छूट जाएंगी। और ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, जो जल्दी से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं और बायोलॉजी में 360 एंड 360 लाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बोर्ड पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टाइम कम है, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा टाइम मिलेगा तो। अभी फ़िलहाल रेस्पिरेशन प्लांट को आप नोट्स से बेहतर तरीके से समझिए और इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे, ठीक है ना, इन सबको क्या चाहिए? नीड एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, किस बात के लिए चाहिए? तो देखिए मैंने लिखा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ पे क्या लिखा है? एब्जर्वेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीथिंग, इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। तो सवाल इस बात का, ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? तो आंसर है कि रेस्पिरेशन से मिलेगी। अब सवाल है कि रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना, यानी कि बाहर की O2 को इनटेक करना एंड अंदर से जो CO2 रिलीज़ हुई है सेल्स के द्वारा उसको क्या करना? बाहर रिलीज़ करना। इसका नाम क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को आप क्या करोगे? सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हो। और ये चीज़ कहाँ पे चलेगी? देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और इससे क्या निकालना? एनर्जी को निकालना, जो स्टोर होगी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसी का नाम क्या होता है? रेस्पिरेशन है। तो एक बार हमको बताइए रेस्पिरेशन क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं इसको सिंपल फूड में तोड़ना और इसके बाद इनसे एनर्जी को ऑब्टेन करना, और उस एनर्जी को स्टोर करते हैं हम किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में जो ब्रेक डाउन होता है ये दोनों तरीके से हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। और आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मैं बोल दूंगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रिडक्शन होगा, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो सर सवाल में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा है, क्या? देखिए मैंने लिखा ना यहाँ पे, अगर एब्सेंस ऑफ है, लेकिन हाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन है ये। मैंने क्या लिखा? इसमें भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, लेकिन O2 तो नहीं है, तब गैस ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पे H2 से भी, क्योंकि यहाँ पे में तोड़ते हैं और उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फिर इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। सारी प्रोसेस सेल के अंदर चलती है। इसी का नाम क्या पड़ा था? रेस्पिरेशन पढ़ लिया। क्लियर है ये? अभी अगला क्वेश्चन है कि सर ये कॉम्प्लेक्स फूड आया कहाँ से? तो आप आंसर करोगे सर ये कॉम्प्लेक्स फूड फोटोसिंथेसिस से आया। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ चलती है? एक तो हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में चलती है, और कहाँ पे चलती है? प्लांट में चलती है, लेकिन सभी पार्ट में नहीं। कहाँ पे? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में चलती है। अभी क्वेश्चन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्लांट की सभी सेल में फोटोसिंथेसिस होती है? आप आंसर करोगे नहीं, सभी सेल में नहीं होती। बस उस सेल में होती जो कंटेन करते हैं किसको? क्लोरोप्लास्ट को। और उनमें जो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो सकता है ना। फिर क्या होता है? सुक्रोज हो सकता है जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होता है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी? ठीक। अब आगे देखिए। अगला क्या है? और जो प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो फूड होगा उस फूड को ट्रांसपोर्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलोकेट किया जाएगा। फूड के लिए ट्रांसलोकेट बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ फिर उनका ऑक्सीडेशन होता है। अब मैंने क्या बताया? जहाँ पे जो नॉन ग्रीन पार्ट होंगे, अब जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज को ट्रांसलोकेट किया जाएगा प्लांट के उन पार्ट पे जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज़ ये है, इसमें एक शब्द होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या होता है ये समझना।
और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को लिया था ना, इसको ऑक्सीडाइज किस में किया, सिंपल फूड में। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसको आप लेते हो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन है, फैट है, और कौन सा ये ऑर्गेनिक एसिड होती है। तो आप ये चीज़ ध्यान देना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो आपको पता चल चुका क्या होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है ये? यहाँ पे क्या लिखा कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन को हम लोग एक टर्म देते हैं, इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। ये वर्ड ध्यान देना। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यूजुअली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है इनके रेस्पिरेशन को हम लोग नाम देते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन नाम देते हैं। ये एनसीईआरटी से बाहर है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का शब्द, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, मैंने यहाँ पे बताया है किसके लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो और फैट ले रहे हो तो इनके रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कह देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अभी एक क्वेश्चन है कि सर जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का हम ऑक्सीडेशन करते हैं उससे जो रिलीज एनर्जी होती है क्या वो फ्रीली सेल के अंदर पड़ी रहती है या उसे हम किसी फार्म में स्टोर करते हैं? तो आप तो जानते हैं एटीपी के फार्म में स्टोर करते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से जो रिलीज एनर्जी सेल में है ना वो फ्रीली पड़ी नहीं होती और ना ही ये सिंगल स्टेप से निकलती है। आपने देखा ना ग्लाइकोलिसिस से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, तब उसके बाद हमको जाके एटीपी मिलती है। तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी के फॉर्म में ट्रैप करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि C6H12O6 ये ग्लूकोज था, ये कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके से, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से हमने क्या बनाया, पायरुविक एसिड बना लिया। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, मैंने आपको बताया इसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ें हैं ये। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है समझिए, ये ऑक्सीजन जो उसकी प्रेजेंस में होगी ऑक्सीजन ना, तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं, बात समझना, ये जो ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो ऑक्सीजन प्लांट लेते हैं तो क्या वास्तव में प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो पायरुविक एसिड है इससे दूसरे मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाएगा। जैसे पायरुविक एसिड से हम आगे चल के क्या बनाते हैं, एसिटिल को एंजाइम ए बनाते हैं ना, तो इससे दूसरे मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड है ये क्या है, ये प्रीकर्सर है किसके लिए, फॉर बायोसिंथेटिक ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि पायरुविक एसिड से जब मैं क्या बना लूँगा, एसिटिल को एंजाइम ए बनता है ना, तो एसिटिल को एंजाइम ए आया कहाँ से, पायरुविक एसिड से आया, तो बोल देंगे कि पायरुविक एसिड प्रीकर्सर है किसका, एसिटिल को एंजाइम ए का। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। देखिए मैं टॉपिक को कैसे लिंक करते हुए पढ़ा रहा हूँ कि जो ग्लूकोज था इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन में सर क्वेश्चन आ गया कि प्लांट को ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या? तो अगली हेडिंग क्या है, डू प्लांट्स ब्रीथ, है ना, इसको समझते हैं क्या है। तो पहली चीज़ तो इस बात का, प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात का नो डायरेक्ट आंसर, कोई डायरेक्ट आंसर अपने पास नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है ना। जो हायर प्लांट होते हैं या जो हायर एनिमल होते हैं इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। भाई प्लांट O2 को इनटेक करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं, इसका नाम गैसेस एक्सचेंज है। और गैसेस एक्सचेंज प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू और किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। स्टोमेटा आपको लीव्स के अंदर देखने को मिलता है और जो लेंटिसेल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं, ये स्टेम पे मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है प्लांट ब्रीथ तो नहीं करते, हम बोलते हैं कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्लांट में फिर ब्रीदिंग के लिए, जैसे एनिमल में ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए होता है ना। एनिमल में ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और जो प्लांट हैं इनके पास तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं,
तब भी प्लांट सर्वाइव करते हैं। इस बात का एनसीईआरटी में 3 रीज़न लिखा गया है, जिसको हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए पॉइंट वाइज, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों रीज़न मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आइए, पहला क्या है, जैसे पहला रीज़न ये है कि प्लांट का हर एक पार्ट जो होता है ना, ये टेक केयर करता है इट्स ऑन गैस एक्सचेंज नीड, एक्सचेंज नीड, इसलिए वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इसीलिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। एग्जाम्पल ये कि जैसे अगर हमारी बॉडी में जो लंग्स है वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि मेरे हाथ की उंगलियां या मेरे पैर की उंगलियां या मेरा सर, अगर ये खुद से रेस्पिरेशन करने लग जाएं, गैसेस एक्सचेंज करने लग जाएं, तो लंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि पत्ती में यही चीज़ होती है भाई। स्टेम गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, लीव्स गैसेस एक्सचेंज कर सकती है, रूट में निमेटोफोर वो भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। तो प्लांट में इस तरीके से एडाप्टेशन हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, जो डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है ना, ये क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म है एक ऐसा होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के टाइम ज़्यादा होती है। प्लांट में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के टाइम ज़्यादा होती है, और लीफ अपने आप को एडाप्टेड की हुई है इस पीरियड के लिए। पत्ती अपने आप को क्या करती है कि जैसे जब गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पत्ती अपने आप को क्या करती है, वो एडाप्ट किए हुए है। उसी में क्या है, प्लांट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 है इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, और कभी भी प्लांट में O2 की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। रीज़न क्या है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या इवॉल्व करते हैं, वो O2 पैदा करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज कम है। क्यों कम है, इसका भी 2 रीज़न है। पहली चीज़ स्लो कहाँ गया, पहली चीज़ ये है कि डिमांड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज जब प्लांट को ज़रूरत होती है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम होती है, और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ने अपने को अडाप्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिलीज होती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज कम है। इसका आंसर मिल गया। तो पहला ये हो गया, दूसरे पॉइंट में इस बात का आंसर मिला। तीसरा क्या है, द डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज़। अभी इसका मतलब समझना, टफ लाइन है, लोग निकालते नहीं इसका मतलब, मैं बता रहा हूँ। जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज़, गैसेस जो डिफ्यूज़ हो रही है इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट। मतलब जो बल्कि प्लांट होते हैं, जो बल्कि प्लांट मतलब जिसमें आपको बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उनमें जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अधिक दूरी तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लिखा ना यहाँ पे मैंने हिंदी में, देखिए क्या लिखा मैंने, बल्कि प्लांट में गैसेस अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती। कैसे, इस बात का आंसर समझिए। पहली चीज़, पहला आंसर मैं पत्ती के लिए समझा रहा हूँ, फिर दूसरा वुड स्टेम में क्या होता है। जैसे पत्ती में क्या है कि जो लिविंग सेल होती हैं, है ना, इन ए प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट द क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। जो पत्ती होती है और जो लिविंग सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो कहाँ पे होती हैं, वो सरफेस के काफ़ी क्लोज होती हैं। पत्ती की सरफेस काफ़ी क्लोज होती हैं, इसलिए बहुत अधिक दूरी तक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप कहोगे सर जो मोटी मोटी लकड़ियों वाले प्लांट होते हैं उनमें फिर क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, या तो स्टेम लिया है या फिर रूट लिया है ना, और मैंने बीच में लकड़ियाँ ऐसे दिखा दी हैं। तो आप जानते हो कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो सेकेंडरी जाइलम होता है, जो कि लकड़ी है, जो कि हार्टवुड है। क्लियर है ये। अब ये कैसा होता है, डेड होता है। अब जो चीज़ डेड हो गई है उसको, जो सेल डेड हो गई जहाँ की, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। बाकी ऊपर की कवरिंग होती है जिसे आप क्या बोलते हो, बार्क कह देते हो, है ना। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, 1 मिनट। अब इसी बार्क के नीचे ही आपको मिलेंगी क्या, कुछ लिविंग सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, कुछ लिविंग सेल पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंटी सेल से उन्हें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। भाई ऊपर की बार्क है, छाल होती है ये, इसी छाल के नीचे आपको कुछ लिविंग सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कह देते हैं। और एपिडर्मिस, ये क्या लिखा है, यही सेल एपिडर्मिस सेल होती है, और ये पैरेन्काइमेटस होती है, और लूज पैकेजिंग है। तो एयर स्पेस यहाँ पे क्या होगा, ये आपको देखने को मिलता है, और एयर स्पेस मिलने की वजह से भी यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरी चीज़, ये जो आपको समझा रहा हूँ मैं, समझना कि जैसे ये स्टेम है, ये ठीक है ना,
स्टेम में जो सेंट्रल पोर्शन होता है यहाँ पे थिक वुडी लकड़ी थिक वुडी पोर्शन है ये, और ये कैसा, ये डेड है। यहाँ की जो चीज़ डेड हो गई है तो इसमें तो ऑक्सीजन आपको चाहिए नहीं ना। हाँ, एक के ऊपर जो एक बार्क है, जैसे नॉन टेक्निकल टर्म होता है, जो बार्क है ना, इस बार्क के नीचे यहाँ पे आपको कुछ सेल दिखाई देती हैं। इन सेल को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस कह देते हैं। और ये एपिडर्मिस ये अपने सराउंडिंग के क्लोज कांटेक्ट में है। तो आपको ऐसा नहीं कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उस ऑक्सीजन को बहुत अंदर या बहुत डेप्थ तक लेके जाना है। जो ऑक्सीजन हमने बाहर से लिया इसको बहुत अंदर तक ले ही नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ की सेल डेड है। तो फिर कहाँ तक रखना है, सिर्फ वो सरफेस तक रखना है। इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या लिख रही है एनसीईआरटी कि जो बल्कि प्लांट में जो गैसेस होते हैं इसको अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं किया जाता, विस्तृत नहीं होती, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें एक पॉइंट मैंने अच्छा लिख दिया कि जैसे हमको लगता है कि भी प्लांट इतनी ऊंचाइयों तक होता है तो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे गैसेस का अधिक दूरी तक होता है। पढ़िए क्या लिखा, हमें प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग नहीं बताना है कि ट्रांसपोर्ट कितनी दूर तक होगा, बल्कि यह देखना है कि जो लिविंग सेल है वो एटमॉस्फेयर के कितनी क्लोज है। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन और डू प्लांट्स ब्रीथ आप जाके एक बार पढ़ना, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर।